पटना में एक महाबैठक है वो हुई थी सभी विपक्षी दलों की, उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए बात यह है कि जो 2024 का इलेक्शन है उसमें एक सर्वमान्य एक इम्प्रेशन है कि मोदी जी ही रिपीट करेंगे, मतलब मोदी जी ही सरकार बनाएंगे। और दूसरी तरफ विपक्षी दल ये कहते हैं कि अगर हम मिल के लड़ें तो हम ज़्यादा मुकाबला ज़ोरदार कर सकते हैं और बीजेपी को हरा सकते हैं। अब ये भी कह रहे कि ये तो हमारी पहली मीटिंग है। अब वो आखिरी मीटिंग कब होएगी, कब वो उसका स्वरूप नज़र आएगा कि अब हमने इकट्ठा होकर ये पिक्चर है, ये हमारी दृश्य है, वो अभी देखना बाकी है। बाकी ये ज़रूर है कि वोटों का डिवीज़न तो होता ही अगर ज़्यादा लोग खड़े होते हैं। और ये भी सही है कि बीजेपी ने पहले 33% वोट ली, जो 19 का इलेक्शन था उसमें 3%, 3.5% वोट की बढ़ोतरी हुई। लेकिन मैं ये भी आपको बताऊं कि कोई सी एक आध इलेक्शन की मैं नहीं कहता, जैसे इंदिरा जी की असैसिनेशन के बाद बड़ा भारी बहुमत मिला था, लेकिन 35-36% वोटों वाली पार्टियां ही राज बनाती हैं। 52-51% तो बहुत कम कभी कभी देखने को मिलता है। अब 35-36% हमारे को मिला हुआ है बीजेपी को, तो हम ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। वो अपना 35-36 कैसे करते हैं, लेट देम सी। मैं यही कहा कि देखेंगे उसको। फिर आप मेरे को बुला लेना, फिर मैं आपको एग्जैक्ट ये भी बता दूंगा कि ये इतनी सीट इसकी आएगी, इतनी इसकी आएगी। बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, वो अक्सर यही बात कहते हैं कि आपकी राजनीति तो हाशिए पे चलेगी, आपकी बातों को सीरियसली लेना ही नहीं चाहिए। हाँ, ये आप लिख देना अपने उसमें। सर एक सर, आपने ये बोला है सर एक है ना, आदमियों को उतारने का वो कहा है हाँ। आपने चुनाव में, तो वो कैसे पार्टी से होंगे या संगठन से होंगे, कैसे अब अभी यही बात का जवाब मैंने दिया। यू शुड वेट फॉर दैट। मैंने पहले तो लेट मी फाइंड आउट पीपल दोज हु कैन इन माय असेसमेंट, दोज हु कैन प्रूव देयर वर्थ। मैंने ये भी कहा 77 में भी कुछ लोग जीते थे, उन्होंने जीत के ये उम्मीद थी कि ये कोई नई व्यवस्था को मजबूती देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। तो कई बार मुझे लगता है कि ये सोच जो है सिर्फ बोलने से नहीं, उनको कुछ तोड़ना पड़ेगा, कुछ उनको बताना पड़ेगा, कुछ उनसे आपको लगे उनकी बॉडी लैंग्वेज से उनकी कि ये कम से कम एक लंबे समय तक राजनीति में राजनीतिक नैतिकता, राजनीतिक मान्यताएं, राजनीति के अंदर जो एक करप्शन फ्री जो सोच है उसको लेके आगे बढ़ेंगे। ऐसे लोगों की जरूरत है। सर, क्या बृजेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी की टिकट से आगामी लोकसभा चुनाव है वो लड़ेंगे, या फिर आप जिस तरह से बातें कर रहे हो क्या अन्य? देखिए बृजेंद्र सिंह की तो आप बृजेंद्र सिंह से पूछो, मेरी पूछ लो जो पूछना है। फिर आप कहोगे कि आपकी बीवी क्या करेगी, मैं ये जवाब नहीं देता। मेरी पूछो, मैं आपको सब जवाब दूंगा। राव इंद्रजीत जी की बेटी जो है, एक उसका वायरल संदेश जो है वायरल हो रहा है, क्योंकि 25 तारीख को जो रैली है उसके लिहाज को लेकर उन्होंने ये कहा कि मुख्यमंत्री को बदल दो और यही एक आखिरी मौका है। तो आप क्या देखते हैं मुख्यमंत्री को बदलने की बात इस पर? देखिए बात ये है कि अब आरती राव जी क्या बोलती है, अब मैं तो उनके कोई जवाब नहीं दे सकता। मैं तो लेकिन ये ज़रूर कहता हूँ कि जो आज का मुख्यमंत्री है, कम से कम ईमानदारी के मामले में वो ठीक आदमी है। अब कोई मानने चाहे न माने, मेरी अपनी सोच है। भारतीय जनता पार्टी के हो सकते हैं। मैं तो सोनीपत से भी लड़ लूँगा, आप कहोगे तो। सर, बीजेपी पार्टी लगातार ताबड़तोड़ रैलियां कर रही है क्या सर, अलग अलग विधानसभा में, क्या देखते हैं इसका कितना इफेक्ट जो है हरियाणा को मिलने वाला है, या इसके पीछे क्या उद्देश्य आप मानते हैं बीजेपी का? देखिए बीजेपी, मैं तो अभी नया हूँ, बीजेपी में 9 ही साल हुए हैं। मैं तो 42 साल कांग्रेस में रहा हूँ। बीजेपी एक ऐसी पार्टी मैंने देखी जो 24 घंटे एक्शन में रहती है। यानी वो वर्कर को कुछ ना कुछ काम सौंपते रहते हैं, आज ये किया, अगले दिन चिट्ठी आ जाएगी, अब ये करो। तो ये पार्टी जो है, ये जो भी आप कह रहे हैं ना कि रैलियां कर रही हैं, पन्ना प्रमुख सम्मेलन कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें पार्टी कार्यकर्ताओं को एक्टिवेट करने की होती हैं, ताकि चुनावी साल है ये, चुनावी साल में तो अब कांग्रेस हाथ जोड़ो कर रही है, आप पार्टी भी कुछ ना कुछ लगी रहती है, और चौटाला साहब भी यात्रा पे हैं, और चौटाला के जो ग्रेट ग्रैंडसन हैं
वो भी कह रहे हैं कि गलती होगी लोगों से। ये वो लोगों की गलती बताते हैं कि तुमने 10 क्यों जिताई, 46 जितानी चाहिए थी। तो ये सब अपने इलेक्शन मोड में हैं, इनको करने दो, बाकी तो वोट तो लोगों ने डालनी है, पता लग जाएगा। इसलिए आप ऐसे नहीं चलेगा। बीजेपी पार्टी में रहते हुए क्यों हाँ। नहीं उठा पाई? मैं बीजेपी पार्टी में उठा रहा हूँ, और ये आपके यहाँ तो आकर है, बहुत दिन बाद आया हूँ। मैं ये बातें कई जगह बोल चुका हूँ, और मैं ये कहता हूँ कि ये मेरे सुझाव हैं जो मैं 2 तारीख को रखूँगा, और जो राजनीतिक दल इन सुझावों में सहमति रखेगा वो बहुत बड़ी, एक किस्म से मैं ये कह सकता हूँ कि उनके सुझाव, हमारे सुझावों को मानना राजनीति में एक नई सोच पैदा करने की बात है। वीरेंद्र सिंह जी, आपने कहा है मंच से कि उस दिन लोगों की ताकत आप दिखाएंगे, क्योंकि पैसे की ताकत से भी लोग आजकल राजनीति कर रहे हैं। आप लोगों की ताकत दिखाएं। क्या हम ये मान सकते हैं कि अगर विचार मिलते हैं और लोगों का साथ आपको मिलता है, नई पार्टी की घोषणा हो सकती है? नहीं, पार्टी आप घूम फिर के राजनीति पे आते हो, कम से कम भले लोगों, आप ये भी सोच लो कि राजनीति से ऊपर उठ के भी बहुत सी चीज़ें हैं जिनको मैं बताना चाहता हूँ। मैं ये भी नहीं कहता कि अगर बीजेपी मानती है उन बातों को, बहुत अच्छा, और कोई दूसरा दल कहता है कि हम भी मानते हैं, बहुत अच्छा, कोई कहता है हम तो नहीं मानते, उनसे हमारा कोई सरोकार नहीं। जो मानता है हम उसकी तारीफ भी करेंगे, प्रशंसा करेंगे, और हम ये भी समझेंगे कि अब राजनीतिक दलों ने भी राजनीति से उठ के कुछ बातों को मान्यता दी है जो हमारी राजनीति को स्वस्थ बनाएंगे, हमारे सामाजिक व्यवस्था को मजबूत करेंगे। और जो कमियां हैं हरियाणा के अंदर, जैसे मैंने हेल्थ की बात करी, स्वास्थ्य सेवाओं की बात करी, शिक्षा की बात करी, इसमें भी कुछ ना कुछ आमूलचूल परिवर्तन करने की ज़रूरत है। कमेरे और किसान वर्ग की लड़ाई के लिए आखिरी मौके की बात हो रही है। क्या ऐसा हो सकता है 2 तारीख में कि आप कहीं किसी पार्टी में चले जाएं, या फिर ऐसा कोई एक नई कील ठोकने की तैयारी में हो आप? देखिए, मैंने बता दिया आपको। वैसे तो आप ये मान के चलो कि मैं कोई बाबा तो हूँ नहीं, स्वामी नहीं हूँ, राजनीतिक आदमी हूँ, अब भी राजनीति में हूँ, आगे भी राजनीति में हूँ जब तक जिएंगे। राजनीति के 51 साल, हरियाणा में बहुत कम लोग हैं जिन्होंने 51 साल चुनावी राजनीति की हो, मैं उनमें से एक हूँ। लेकिन मैं राजनीति से कुछ ऊपर उठ के कुछ ऐसी बातों को घोषित करना चाहता हूँ, ऐसी बातों पे जनता का ध्यान दिलवाना चाहता हूँ जिससे कि आर्थिक व्यवस्था में एक आमूलचूल परिवर्तन आए, और गरीबी से जूझ रहे जो लोग हैं, चाहे वो कमेरा वर्ग है, चाहे वो किसान हैं, उनको एक नई रोशनी मिले। ये अजय सिंह चौटाला ने ये कहा है कि अगर एक भी बीजेपी का विधायक आप बीजेपी की झोली में डाल दें तो आपकी सियासी ताकत का लोहा मान लेंगे। नहीं, वो कोई, मैंने कोई कंटेस्ट थोड़ा करना है। आप देखो 4 विधायक तो अगले दिन नहीं आए उनके, और जो मैं 7 की बात करता हूँ, अब मैं आपको ही बता दूंगा तो फिर वो 7 कैसे आएंगे? लेट नहीं। हाँ, मैं ऐसे नहीं। सर जी सर, गठबंधन मौजूदा हालातों के बारे में आप क्या कहेंगे सर? क्योंकि गठबंधन में सरकार बनी, लेकिन अब प्रभारी ये कह रहे हैं कि कहाँ का गठबंधन? देखिए, हम किसी गठबंधन को नहीं जानते। देखिए साहब, मैं शुरू से गठबंधन को ये मानता हूँ कि ये गठबंधन 5 साल तक एक स्टेबल गवर्नमेंट देने के लिए ये एक कोशिश थी, और ये कोशिश इसलिए थी कि भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था, और एक पार्टी साथ जुड़ के उनकी ये सोच थी कि हम एक स्टेबल गवर्नमेंट, ये नहीं चाहते, कोई भी नहीं चाहेगा कि कोई ऐसी स्टेट 6 महीने, साल, 2 साल में फिर से इलेक्शन हो जाए। तो उसको अवॉइड करने के लिए कि एक 5 साल राज चले। लेकिन ये चुनावी गठबंधन नहीं था। चुनाव में मेरी अपनी ये मान्यता है कि भारतीय जनता पार्टी 10 साल राज करके भी अगर किसी की बैसाखियों की बात सोचती है तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी में कहीं ना कहीं उनके मन में ये है कि हम इतने सशक्त नहीं हैं। लेकिन मेरी 51 साल की राजनीति ये बोलती है कि भारतीय जनता पार्टी एक समय में 2, 4, 6 एमएलओ की पार्टी होती थी। आज भारतीय जनता पार्टी का जो आधार है वो मजबूत है, और अकेले चुनाव लड़ने में वो सक्षम है। पिछले चुनाव में भी आपने देख लिया कि 10 की 10 लोकसभा सीटें जीती, और 47 से 40 पे जो आए उसमें कहीं ना कहीं वर्किंग जो थी, उसकी रणनीति जिसको आप बोलते हो, इलेक्शन नीति, उसमें कहीं ना कहीं कमी थी। और सबसे बड़ी कमी तो ये थी कि वो यात्रा निकाली, पता नहीं इसका नाम भी क्या था,
उसमें एक एक हल्के में 10-10 कैंडिडेट पैदा कर दिए कि मैंने 500 आदमी इकट्ठे किए, मेरे को टिकट मिलेगी। अच्छा, उनमें से मिलनी तो एक को थी, तो जो 9 ने प्रोग्राम किया वो आप भी जानते हैं क्या प्रोग्राम करते हैं वो। तो इसलिए आज के दिन एक सशक्त पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी है, और मुझे लगता है कि जो चुनावी गठबंधन है उसकी कोई ज़रूरत नहीं। कांग्रेस की गुटबाजी को कैसे देखते हैं, क्योंकि एक तरफ शैलजा खड़ी है, दूसरा गुट हुड्डा साहब का है, अब सही सवाल। उसको आप चुनावी मुद्दा बना के जब मैदान में उतरते हो कि इन्होंने 2000 दी, मैं 4 दूंगा, दूसरा क्या मैं 5 दूंगा, तीसरा क्या मैं 6 दूंगा, और जिसने कभी राजपाट में शायद हिस्सेदारी ना मिले वो कहता है कि मेरे को दो, मैं 10,000 दूंगा। ये चीज़ें यानी आर्थिक दृष्टि से आप वोटों को लुभावनी बात करके वोटर को ये बात करते हो जिसकी प्रजातंत्र में वो बातें चल रही हैं, लेकिन नए सुझाव उसमें क्या हों जिससे कि गरीब वर्ग को आर्थिक समृद्धि मिले, वो चीज़ है सबसे बड़ी बात। और इसी तरह किसान की समृद्धि की बात है, उसमें भी नए सुझावों की। एमएसपी का जो कंसेप्ट है, हम ये कहेंगे कि एमएसपी को दूसरी दृष्टि से देखना चाहिए, ताकि हम ये कह सकें अब किसान आर्थिक तौर पे ये मानता है कि 75-76 साल की देश की आज़ादी में अब आर्थिक संपन्नता में मेरी भी हिस्सेदारी उतनी है जितनी किसी और उद्योगपति की या किसी व्यापारी की या किसी कॉमर्स के आदमी की हुई है। तो ये चीज़ें हैं जिनको नए सिरे से हम रखेंगे। सर, पार्टी में रहते क्यों नहीं उठा पाई इन बातों को? ये कांग्रेस ने एक तरीके से ये दिखा दिया कि अब हमने कांग्रेस पार्टी को हुड्डा की झोली में डाल दिया। अब हुड्डा का एक्शन क्या होगा? क्या वो इस जिम्मेवारी को एक बड़े नेता के रूप में निभा सकते हैं, या छोटी बातें करके ये मेरा आदमी है, इसको टिकट दूंगा, मेरा वो नहीं है, उसको नहीं दूंगा? तो कांग्रेस के लिए अब भी बड़ा भारी खतरा है। हाँ, कोई बड़े मन से कोई काम करे तो हो सकता है परिणाम ठीक आए, लेकिन हुड्डा जी को जितना मैं जानता हूँ आप भी नहीं जानते, कांग्रेस भी नहीं जानती, इसलिए मेरे से ज़्यादा मत कहलाओ। सर, एक आखिरी सवाल। वो दोबारा सत्ता में आने का दावा कर रही है कांग्रेस पार्टी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कह रहे हैं कि अब परिवर्तन हो चुका है और लोग मन नहीं, मैं यही तो कह रहा हूँ, उस परिवर्तन, अगर वो मानते हैं इस परिवर्तन को, तो परिवर्तन पे सोचें कि आप कांग्रेस पार्टी आपने अपने पास रखी हुई है, क्या इस कांग्रेस पार्टी को आप बांट सकते हैं लोगों में? अगर बांटने में सक्षम हुए तो हो सकता है परिणाम थोड़े बहुत ठीक आए, और अगर नहीं बांटने में सक्षम, जो कि वो नहीं है, वो कांग्रेस को अपने तक ही सीमित रखना चाहेंगे, तो कांग्रेस की हालत वो नहीं हो सकती जो आप कह रही है कि परिवर्तन है। फिर परिवर्तन किस बात का है? परिवर्तन लोगों का परिवर्तन नहीं, पार्टी की एटीट्यूड क्या है, पार्टी के लीडर का एटीट्यूड क्या है, ये चीज़ें हमेशा काम करती हैं किसी भी चेंज के लिए। और इस एटीट्यूड पे मेरा अपना ये मानना है कि मैंने आपको इशारों में बता भी दिया, अब ना समझो तो मैं क्या करूँ। सर, कि मित्र की बात नहीं समझे आप? समझ गए क्या? खुल के बता दीजिए। खुल के बता दो। मैंने आप लिख दियो, इतनी तो आप भी सोचो ना कि हमने क्या लिखना है। वो कह रहे हैं वो भी मेरा मित्र, वो भी मेरा मित्र। तो भाई कांग्रेस पार्टी को इन बातों को सोचना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी से लड़ाई लड़ रही है, और बीजेपी आज वो पार्टी नहीं है जो आज से 10 साल पहले थी। बीजेपी एक सशक्त पार्टी, सक्षम पार्टी, और बीजेपी चुनाव जो लड़ेगी वो जीतने के लिए लड़ेगी। कोई ये ना समझे कि कोई किसी से अंडरस्टैंडिंग करके चलो हमारी 30 सीट आती है तो 15-13 आ जाए, तो ये नहीं है। बीजेपी चुनाव लड़ेगी जीत के लिए, और इस जीत को हासिल करने के लिए वो ज़्यादा सशक्त है और ज़्यादा उनकी कैपेसिटी है, मतलब जो उन पे हथियार ज़्यादा हैं। और 2 तारीख की रैली को लेकर न्योता देने के लिए पहुंचे हो, क्या कहेंगे, किस प्रकार की रणनीति जो है आप बनाई है हरियाणा की नई राजनीति के लिए? देखिए, एक तो 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का
जन्मदिन है, लाल बहादुर शास्त्री जी भी उसी दिन उनका भी जन्मदिन है। और महात्मा जी 20वीं सदी के हिंदुस्तान के नहीं, दुनिया के सबसे बड़े लीडर हुए। मैं कम से कम 56 देशों में गया हूँ, उसमें से 40 देशों में जहाँ भारतवासी भी नहीं है वहाँ भी उनके मूर्तियाँ लगी हुई हैं। और ये दूसरी बात मैं ये करूं कि वो रैली नहीं, वो सम्मेलन है। उस सम्मेलन में वही आदमी जाएंगे जिनसे हम कुछ ऐसे विषय हैं, ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेके हम उस रैली के अंदर अपने जो ख्याल हैं, जिनको हमने ठीक समझा है, गरीबी पे, बेरोज़गारी पे, भूखमरी पे, करप्शन पे, भ्रष्टाचार पे, किसान की आर्थिक दशा में कैसे सुधार बने, गरीब और जो कमेरा वर्ग है उसको आर्थिक संपन्नता में हिस्सेदारी कैसे मिले। और जो दो बड़े इशू हैं हरियाणा की राजनीति में क्या व्यवस्था में, वो एक तो स्वास्थ्य की सेवाएं जो शहरों तक सीमित हो जाती हैं, पीएचसी और सीएचसी की भूमिका में जो कमियां हैं, और इसी तरह शिक्षा का जो स्तर है वो भी गांव के अंदर जो शिक्षा पाने वाले बच्चे हैं उनकी वो शिक्षा में वो स्टैंडर्ड या वो उसका मापदंड नहीं बनता जो हर एक बच्चे का बनना चाहिए। ये हैं कुछ बातें, और इन बातों को हर सरकार ने कोशिश की है। मैं ये नहीं कहता 75 साल की आज़ादी में हर सरकार के प्रयास रहे हैं, लेकिन वो प्रयास वही हैं तकियानुसी, कंजर्वेटिव। अब उनमें कोई नई सोच पैदा करने की बात है, और नई सोच पैदा करने में जो राजनीतिक दल हैं वो अपनी वोटों से हटके, अब जैसे मैं ये कहता हूँ कि आप ओल्ड एज पेंशन की बात करते हो, ओल्ड एज पेंशन एक बड़े आदमी को सम्मान की दृष्टि से दी जाती है, ना कि उसको ये आंक के कि ये कितना गरीब है या क्या